हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दिनेश आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में स्वागत करता हूं। और प्रत्येक दिन की भांति आज हम कुछ बेहतरीन कंटेंट लेके सामने आए हैं जो आपको कुछ सिखा के जाएगा। देखिए, क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे होते हैं, जो आ गया वो भी अच्छे हैं। और एग्जाम में सारे प्रीवियस ईयर, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है, सारा प्रीवियस ईयर है। आप देखें और सारा क्वेश्चंस करने की कोशिश भी करें। आपके सामने ऑप्शंस भी है, क्वेश्चंस भी है। जैसे पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। बोला गया प्रोटीन संश्लेषण में का सही क्रम क्या है। प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है, ट्रांसलेशन, वो कैसे होता है। तो देखिए, डीएनए, आरएनए, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, क्या होगा इसमें। पहले डीएनए और आरएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये अमीनो अम्ल होता है और प्रोटीन्स होता है। तो ये आपका जो प्रोटीन से सारा संश्लेषण करता है वो है 2 नंबर ऑप्शन, है ना। 20 अमीनो अम्ल बराबर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। और प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो राइबोसोम से होता है, राइबोसोम करता है, राइबोसोम, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया नाइट्रोजन युक्त उर्वरक और व्यावसायिक रूप से इसे सोरा कहा जाता है। सोरा कहा जाता है व्यावसायिक रूप से। किसे सोरा कहा जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट को, ठीक है। आप लोग जानते हो KNO3, इसे पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है, सोरा कहा जाता है। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चंस में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका इस्तेमाल अगर बात करें कहाँ उपयोग होता है, तो बारूद बनाने में होता है। बारूद बनाने में इस्तेमाल होता है, विस्फोटक मटेरियल जैसा, ठीक है। और एक होता है लूनर कास्टिक, AgNO3, जिसे हम लूनर कास्टिक कहते हैं, लूनर कास्टिक, ठीक है, जिसे मतदाता के समय स्याही में लगाते हैं, ठीक है। मतदाता लोग, मतदाता की जो होता है हाथ में, वो अंगुली पे निशान डाला जाता है उसमें, ठीक है। मतदाता स्याही के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, लूनर कास्टिक। तो ये एक याद रखिएगा, और KNO3 रखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, ये दो आपकी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला गया है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण हो जाती है, ठीक है। आप लोग क्लास नंबर 10 में पढ़े होंगे। सूर्योदय से पहले दो मिनट पहले सूर्य का दिखना लाली छा जाता है पूरा, और अस्त के समय भी। तो ये लालिमा कैसे छाता है, तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण, ठीक है, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। और प्रकाश के परिक्षेपण जो होता है इसमें 7 रंगों में विभक्त होता है। सूर्य के 7 रंगों में, 7 रंगों में विभक्त होता है, 7 रंगों में विभक्त होता है ना, ये याद रखिएगा। आपके अगर अपवर्तन की बात करा जाए तो सूर्य का बड़ा दिखना, सूर्य बड़ा दिखता है, ठीक है। और परिकिरणन तुम बता दिए क्या होता है, लालिमा छाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा यार, यहां से क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट। बोला गया आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में, क्योंकि तुलना में होता है, कैसा होता है, क्योंकि ये आर्द्र वायु में अधिक क्या होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये उसके डेंसिटी पर निर्भर करता है। और यहां डेंसिटी तो हम जान रहे हैं, लेकिन डेंसिटी सारे ऑप्शन में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर, शुष्क वायु की तुलना में दाब घनत्व कम होता है। डेंसिटी तो जान रहे हैं, लेकिन दाब घनत्व कम होता है, तब क्या होगा, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है ना, ये बात था। चलिए नेक्स्ट। बोला है बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। बॉल पेन जो होता है लिखते हैं जिससे में, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो बॉल पेन जो है वो है गुरुत्वीय बल पे कार्य करता है। किस बल पर, गुरुत्वीय बल पे कार्य करता है। अगर हम श्यानता की बात करें, जिसको आप लोग इंग्लिश में विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है, इसका एसआई मात्रक पोइज होता है, शायद आप लोग जान रहे होंगे। इसका एसआई मात्रक पोइज होता है, इसका पूछा जाता है एसआई मात्रक, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो
बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, गुरुत्व बल। बॉल पेन जिससे लिखते हैं वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, गुरुत्वीय बल पर ना, ठीक है। पृष्ठ तनाव तो जानते होंगे, बहुत कम क्षेत्रफल को ग्रहण करना ही क्या है, पृष्ठीय तनाव। अभी बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाता है पृष्ठीय तनाव का, जब कंबल छोटा हो और ठंडा पड़ रहा हो तो अपने आप को पूरा क्या कर लेते हैं, पूरे सिकुड़ लेते हैं उसी में, तो क्या हो जाता है, किसका एग्जांपल है, पृष्ठीय तनाव ना, ठीक है, जो सरफेस एरिया को कम कर देता है उसे पृष्ठीय तनाव कहते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अगर बॉयल्स लॉ की बात करें तो बॉयल्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाता है। ये भी कभी कभार पूछ दिया जाता है, P फॉर प्रेशर ना, तो ये बात को याद रखिएगा। कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब, ठीक है, टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट, तब क्या होगा, P प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वॉल्यूम, ठीक है। बॉयल्स लॉ हो गया। हमारा बॉल पेन पूछा था किस सिद्धांत पे, तो कौन सा, गुरुत्वीय बल। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया निम्नलिखित में क्या सोपानी यानी, ठीक है, ये ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट में आपके एग्जाम में जो पूछा गया था केवल सोपानी वर्ड था, ठीक है, अदिश नहीं लिखा हुआ था, अदिश नहीं लिखा था, हमने ब्रैकेट में इसको डालने बोला था टाइपराइटर को, क्योंकि प्रीवियस ईयर था और सोपानी पूछ दिया गया। अब जानते पर भी क्वेश्चन को नहीं डन कर पाते, नहीं बन पाता। कारण क्या था, क्योंकि सोपानी का मतलब आप नहीं समझ रहे थे। सोपानी मतलब क्या होता है, अदिश राशि, सोपानी मतलब अदिश राशि। और जब सोपानी समझ आ गया कि वो एक अदिश राशि है, तो कौन सा अदिश राशि है, तो हमने सदिश राशि किसको बोला था, और अदिश राशि जिसमें सदिश यानी सादिश, दिशा के साथ क्या होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए, तो क्या हो जाता है, सदिश। अदिश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो हमें बोले थे कि जो सदिश राशि है, एक वर्ड में आप याद रखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। सदिश राशि जो है, सदिश राशि ये क्या होता है, वेग विस्थापन त्वरण बल हो गया, उसके बाद संवेग, आवेग, ठीक है, और भी कोणीय संवेग, जितना संवेग से रिलेटेड आया सारे ना, कोणीय संवेग, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, और यही सारे क्वेश्चंस क्या हैं, सदिश राशि। तो देखिए, तो यहां 3 ऑप्शन दे दिया है, वेग, तो वेग, बल, कोणीय संवेग। तो वेग तो हम यहां लिखे हुए किए, ठीक है, बल भी है क्या, सदिश राशि, और क्या दे दिया, कोणीय संवेग। ये तीनों कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो हमें पूछा है कौन सा अदिश राशि है इसमें, तो अदिश राशि एक ही बच गया, स्थिर वैद्युत विभव, चुंबकीय विभव और वैद्युत विभव दोनों क्या है, दोनों यहां चुंबकीय विभव या विद्युत विभव, ये दोनों क्या हो जाते हैं, अदिश राशि। अदिश राशि को क्या कहते हैं, सोपानी भी कहते हैं। ये पूछा गया आपसे, रेलवे ने पूछा, आरआरबी ने पूछा, तो आप अगर नहीं जानिएगा तो छोटा छोटा सा गलती कर दीजिएगा। पिछले ईयर्स का आप कटअप देख ही रहे हैं, बहुत हाई कटअप गया था। अगर आप अच्छी से तैयारी नहीं करिएगा ग्रुप डी का, ठीक है, या एनी एग्जामिनेशन, जेएसएससी सीजीएल आ गया, इतने दिन से अवेटेड वैकेंसी था, ठीक है, आपका उसमें भी 20 नंबर साइंस है, तो आपका क्या हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं मेहनत करिए ऐसा कि रंग ला दे। कोई भी बैठी एग्जाम में तो उसको हम क्या कर दें, खोपड़ी में सीधा छेद कर दें, और एग्जाम में हमसे नास्ते नाबूद कर दें उसको, और हम आराम से मेरा सफलता सुनिश्चित करें। क्योंकि एक एग्जाम में सेलेक्ट होना एक बात है, दूसरा मेरिट बनाना, ठीक है, एग्जाम पास कर लीजिएगा, मेरिट नहीं बनेगा फिर किस काम का। तो मेरिट बनाना एक दूसरा बात है, और एक क्वेश्चंस आपको जो फंसाएगा वही क्वेश्चंस हम लेके आते हैं ताकि आपका सीधा मेरिट बने।
कहीं आप इधर उधर ना रहें, 1 नंबर के लिए भटकना ना पड़े। 70 वाले घर में बैठ जाते हैं, 71 वाले का नौकरी हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे हर एक सीरीज, हर एक वीडियो को देखें। आपका 1 मिनट भी हम फालतू टाइम नहीं लेते हैं, जितना जरूरत होता है उतना ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। क्विक रिवीजन करवा देते हैं हम आपको, ताकि एक मेरा वीडियो देखे सदी सासी सारा कंप्लीट हो जाएगा ऐसा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या है? द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या है? चुंबकत्व का कारण क्या है? चुंबक कैसे उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र, कोई भी चीज जब बहुत ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़े होंगे आप लोग, पंखा में घूमते रहता है तो घूमते से क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकत्व का उत्पन्न हो जाएगा गुण। तो इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों का वर्तुल गति। कैसा गति? वर्तुल गति, जिसके कारण क्या हो जाएगा? चुंबकत्व उत्पन्न होगा। क्लियर हुआ? कहां? पानी में ऐसे घुमाइए ना, ठीक ना, वर्तुल गति हो जाएगा उत्पन्न। चलिए, तो क्या हो जाएगा? द्रव्य में चुंबकत्व का कारण इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। एकदम पूछा गया है सही क्वेश्चन, वही सारे ऑप्शंस हैं, मैं भी एक भी नहीं सेट किया अपने से। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक न्यूमेरिकल है, बोला गया है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा पूछा गया है। तो भैया दिया क्या है इसमें देखते हैं पहले। गिवन आपका दे दिया गया, मास दे दिया गया है 20 kg, नहीं दिख पा रहा है, देखिएगा कितना दिया है, मास 20 किलोग्राम और वेग कितना दे दिया गया, भी 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समान वेग से चल रहा है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर वाट, और काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक है, इतना जानते हैं, तो हमें बैठा देना 1/2। m कितना दिया हुआ है 20, और v यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर जैसे करेंगे इसको हम, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 10:7 का स्क्वायर 49, तो इक्वल टू हो जाएगा 490। ठीक है, 490। और क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी मतलब उसका ऐसा मात्रक जूल होता है, तो जूल हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर कहां है ढूंढिए, 490 जूल। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 में मेरा दिख रहा है आंसर 490 जूल। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और पूरे क्वेश्चंस को सही ढंग से समझिए। कॉपी और पेन लिख बैठिए, बनाने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चंस ना आया है उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि हमारे एग्जाम के ड्यूरेशन में आपका क्विक रिवीजन हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया है एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है, तो यदि लेंस की वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। ए हो गया आपका लेंस, ठीक है, लाइट चैप्टर में आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहां हो जाएगा एफ एक बनता है, और इधर से 2f। ठीक है, यहां से f डैश और 2f डैश। ठीक है, तो हम कोई भी वस्तु का बीम रखेंगे तो बीम इधर रखेंगे, और बीम इधर रखेंगे, बीम इधर रखेंगे, तो उसका दूरी क्या होगा हमें, और फोकल लंबाई। ठीक है, तो फोकल लंबाई उधर बनेगा, फोकस जो बनेगा इससे ट्रांसफर होके तो इधर जाके बनेगा। ठीक है, फोकस पे जाके गिरेगा। तो इस बात को समझने के लिए आप लाइट चैप्टर को मैं लेके भी आऊंगा और आपको बेहतरीन समझाऊंगा। मैं यहाँ न्यूमेरिकल है, मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तो हमारा गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि एक वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर है फोकल लंबाई। एफ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और फोकल लंबाई उधर बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। आपका वस्तु की दूरी दिया हुआ है
30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर तो लिखेंगे, लेकिन प्लस की माइनस, इधर है वस्तु रखा है लेफ्ट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा। और हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है यानी वाट करना है। तो हमें लेंस का फॉर्मूला मुझे पता है, उत्तल लेंस ना, उत्तल लेंस का एक ही फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं। अब इसी फॉर्मूला पे हम पुट इट करेंगे और v निकालेंगे। तो यहां बैठाइए 1/v तो निकालना है, आगे माइनस 1/u, u कितना है -30 है ना, तो अभी हम पहले इसको यहां फॉर्मूला लिख लेते हैं, इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/f होता है। तो ये u है उस साइड चला जाएगा, यानी LHS से RHS साइड जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 1/v इक्वल टू, ये क्या चल जाएगा, लेफ्ट चल जाएगा, राइट साइड चला जाएगा तो 1/f, और माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 1/u। यहां तक आप लोग को परेशानी नहीं हो रहा होगा। चलिए अब बैठाते हैं वैल्यू। f कितना दिया हुआ है 1/10 प्लस u कितना दिया हुआ है 1/-30 है ना, -30 है, ये f है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो 1/v यहां सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/10, और देखिए तो प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो -1/30। ठीक है, ये एलसीएम ले लेंगे तो 30 आ जाएगा, और 10 3 जा 30, प्लस माइनस का सिंबल है, माइनस करेंगे, 31 जा 13, क्या हो जाएगा 2/30 1/v। तो 1/v इक्वल टू कट जाएगा 15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/15, यानी 1/50। इसका मतलब क्या कहना है, इसका कहने का मतलब है कि v कितना निकल गया, v जो आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, v प्रतिबिंब की दूरी हो गया। ये क्या होता है, u वस्तु की दूरी, ये होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये होता है फोकल लेंथ, फोकल लंबाई, फोकल लंबाई, ये वस्तु ना, यानी बीम की ऊंचाई या बीम की दूरी, कितना बीम की दूरी है ना, वस्तु की दूरी। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे इस बात को, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये लाइट का, बेहतरीन क्वेश्चंस में काउंट आते हैं सारे क्वेश्चंस। ये हम उम्मीद करते हैं अगर ये सब क्वेश्चंस आप बना लिए ना, तो आपका कोई नहीं रोक सकता। नॉर्मलाइजेशन इसी बेस पे होता है कि आप कितने अच्छे क्वेश्चंस जो बच्चे अटेम्प्ट लिए हैं, क्या वो एवरेज क्वेश्चन, तो यही सब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 नंबर बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन जो मेरिट में आपको आगे भेजेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा और समझे होंगे उम्मीद करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये है, बोला गया एक 100 वाट 20 वाट लैब का प्रतिरोध होता है। ठीक है, प्रतिरोध निकालना है आपको। ठीक है, देखिए एक तो हम लोग जानते हैं P यानी पावर इक्वल टू P इक्वल टू VI, ये फॉर्मूला जानते हैं, और हमें इसी से कितना फॉर्मूला निकलता है, V इक्वल टू IR होता है। हम I के जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए V इक्वल टू IR होता है, और P इक्वल टू V के प्लस पे IR लिख सकते हैं, ये IR लिख सकते हैं। तो I और R लिखे और गुना I, तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू I स्क्वायर R होता है। ठीक है, देखिए एक मेन फॉर्मूला ये था, उससे क्या निकला है I स्क्वायर R निकला। और भी हम जाएंगे तो P इक्वल टू, देखिए तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू V/R लिख सकते हैं। ये R इधर बटन आ गया इसका, और जब आएगा तो यहां लिख सकते हैं हम V के जगह पे क्या, I के जगह ये V है, और I के जगह V/R लिख सकेंगे। तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू V स्क्वायर बटे R हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ आ रहे होगा। तो ये 3 फॉर्मूला बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इस टाइप से। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। ठीक है,
बी स्क्वायर करेंगे, देखिए एक तो दे दिया गया है 20 वाट का लैब है ना, और 100 वाट का पावर लगा रहा है, तो हमें आर प्रतिरोध निकालना है। देखिए आर से यहां क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर यहां आ जाएगा, पी नीचे चला जाएगा, ठीक है। वो वोल्ट वाला है ना, ये वोल्ट वाला है, तो ये देखिए ये दे दिया है भी और ये दे दिया है पी, कोई दिक्कत नहीं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा, तो आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। तो देखिए तो वी स्क्वायर कितना, 200 के स्क्वायर, यानी 200 गुने 200 बटे आपका क्या हो जाएगा 100, पी हो जाएगा ना केवल, यस। तो ये दोनों खत्म, 2 0 2 0 खत्म, 2 दूनी 4, यानी 4 हो गया और 2 0 बचा हुआ है, 4 ओम हो गया, क्योंकि आर क्या होता है रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो ओम हो गया। तो देखिए कौन सा आंसर है इसका राइट आंसर, ये आंसर हो जाएंगे 3 नंबर। इतना छोटा सा है लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, क्योंकि सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि बहुत टफ होगा, और कोई टफ नहीं है। P इक्वल टू वी आई याद है तो उसी से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला दे, हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर होता है, लेकिन जिस चीज की अगर आदत बना लीजिएगा वो टफ नहीं हो जाता। टफ वही होता है जिससे हम अज्ञात है, जिसके बारे में हम नहीं जानते वो सब, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला प्रोटॉन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, बोला गया है प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं। क्या हुआ देखिएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया कार्बन है, ठीक है, कार्बन 6 हो गया क्या परमाणु संख्या, और 12 हो गया द्रव्यमान संख्या, ये हो गया 6, इसमें भी है, ठीक है, सेम स्थान है दोनों का, सेम स्थान है। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग आता है कि नहीं, आप लोग न्यूट्रॉन की संख्या तो जानते हो कैसे निकालते हैं, Z इक्वल टू पी इक्वल टू ई होता है, ठीक है, यानी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या दिखाता है ना, परमाणु संख्या, ई प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, संख्या, और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। बस इतना एकदम की पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो हमें Z इक्वल टू पी इक्वल टू ई, तो Z बराबर, तो इसको P तो मान सकते हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन की संख्या, देखिए परमाणु संख्या साफ साफ नहीं लिखा आपसे, ध्यान से समझिए, कहीं ध्यान लिखा नहीं है कि परमाणु की संख्या, ठीक है, भिन्न भिन्न परमाणु की संख्या, भिन्न भिन्न वाले न्यूट्रॉनों की संख्या ना, हाँ न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, ठीक है, वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं, ये सब जो है परमाणु उसको क्या कहते हैं। तो Z बराबर P इक्वल टू ई, तो प्रोटॉन की संख्या समान दिया हुआ है, ठीक है, ये भी बराबर दे दिया है, तो ये क्या कर रहा है, बराबर दे के स्थान को दिखा रहा है, स्थान है, और न्यूट्रॉन संख्या अलग अलग होगा कि नहीं, 12 में 6 गया, ठीक है, ये इक्वल टू P प्लस N आप लोग पढ़े होंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस P कर देंगे, ठीक है, Pn, तो A मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास, ध्यान से समझिएगा, एटॉमिक मास जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। अब द्रव्यमान संख्या दोनों का अलग है, एक 12 एक इसका 14 है, दोनों कार्बन के हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 12 माइनस प्रोटॉन की संख्या, ये तो है वो परमाणु संख्या बराबर भी होता है, तो 12 माइनस 6 तो बराबर न्यूट्रॉन निकल जाएगा, 6 निकल गया एक बार न्यूट्रॉन की संख्या। यहां देखिए ऐसे निकालिए तो क्या हो जाएगा A इक्वल टू P प्लस N, ठीक है, P प्लस N, तो देखिए 14 माइनस प्रोटॉन की संख्या नहीं 6 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन के निकलेगा, 14 में 6 गया 8 आ गया। देखिए जो बात बोला था वो बात हम भी तो कर दिए, एक बार न्यूट्रॉन कितना आ गया 8 आ गया, एक बार न्यूट्रॉन कितना आ गया 6 आया, यानी न्यूट्रॉन की संख्या क्या है भिन्न भिन्न है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या समान है, तो समान है तो समान स्थान है, स्थान समान है, तो ये किसका एग्जाम्पल है समस्थानिक का, तो आप लोग जानते भी होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा समस्थानिक। एक रटना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना दोनों मैंने साबित करके दिखा दिया, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। और इससे बेस बहुत सारे फॉर्मूले पे क्वेश्चंस हैं, हम कोशिश करेंगे ताकि प्रैक्टिस के तौर पे लाते रहें और आप भी बनाते रहें। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मुद्रणालय में जहां मुद्रा छपता है ना, वहां प्रयुक्त टाइप धातु, प्रयुक्त धातु टाइप किसके अलॉय होते हैं, किसके मिश्रण से बनते हैं ये। तो मुद्रणालय में जहां मुद्रा छपता है वहां जो है सीसा और एंटीमनी, पीबी मतलब सीसा, सीसा और प्लस क्या, एंटीमनी, एंटीमनी, ठीक है। एसबी को एंटीमनी कहते हैं और पीबी मतलब सीसा। उम्मीद करते हैं आप समझेंगे। तो इसी का मुद्रणालय में एक धातु टाइप में याद होता है, इसको आपको याद करना होगा, ये आपको याद ही करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला किसी द्रव के बारे में, क्वेश्चन बढ़िया है, देखिए, किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका, कोई पानी है चाहे कोई भी द्रव लिक्विड मटेरियल है, वो उबल जाएगा यानी बॉयल कर जाएगा, तो क्या समझेंगे, वह वाष्प द्रव, वाष्प द्रव जो है वाष्प दाब परिवर्तित दाब की अपेक्षा अधिक होता है ना, ना अधिक हो जाएगा तो पहले हो जाएगा उबल जाए, नहीं, वाष्प दाब परिवर्तित दाब से कम होता है, वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर होता है, जब बराबर होता है तभी उबाल आता है उस पर, ठीक है पानी। तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। क्या हम बोले कि किसी द्रव के बारे में जब उबाल गया हो, उबल गया हो, पानी बॉयल हो गया हो, तब कहते हैं, क्या कहते हैं कि वाष्प दाब जो है वो परिवर्ती दाब के बराबर होता है। क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बोल रहा है, और प्राकृतिक क्या होता है, सेलुलोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक क्या हो जाएगा, सेलुलोज। और अगर हम बोले जाए प्राकृतिक में तो आप इसको भी लिख सकते हैं कपास प्राकृतिक, जूट, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, प्राकृतिक, नेचुरल हो गए। अगर सिंथेटिक की बात करें, ठीक है, कृत्रिम, तो कृत्रिम क्या हो जाएगा आपका, नाइलॉन, कृत्रिम। और पहला कृत्रिम है ना, याद रखिएगा, पहला कृत्रिम बहुलक क्या है, नाइलॉन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज किसके द्वारा किया गया, न्यूक्लियर रिएक्टर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी द्वारा किया गया, किसके द्वारा, एनरिको फर्मी द्वारा किया गया। और यहां हमें सारे ऑप्शन जो दिख रहा है ये है मैडम क्यूरी, इसने क्या क्या खोजी थी, तो एक पोलेनियम की खोज हुआ, इन्हीं ने खोज किया था, और इसके पति पियरे क्यूरी ने, ठीक है। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी इसके पति थे, तो पोलेनियम, ठीक है, और रुबिडियम भी किए थे। हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था, हेनरी बेक्यूरेल ने। रदरफोर्ड जो थे वो न्यूक्लियस की खोज किए थे, यानी केंद्र ना, न्यूक्लियस। चलिए ये सारे समझे होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैग्नीशियम के 140 ग्राम, न्यूमेरिकल है केमिस्ट्री में, बहुत आसान है। मैग्नीशियम के 140 ग्राम में कितने ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे, ठीक है, तो हमें जो उसमें कितना ग्राम परमाणु मौजूद है, इसको निकालने के लिए कितना ग्राम परमाणु मौजूद है, कितना ग्राम परमाणु बोले, अणु बोले, ठीक है, या मोल बोले, सब जगह एक ही फॉर्मूला लगाइएगा, परमाणु बोले, ग्राम परमाणु बोले, ग्राम अणु बोले, ठीक है, कुछ भी बोले, या मोल बोले, तो सब जगह एक ही फॉर्मूला लगेगा, वो है कि जितना दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, बटे जो जितना मौजूद होगा, जो बोलेगा मेटल एलिमेंट जिसका तत्व ना, तो यहां क्या बोला गया, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम लिखेंगे, यानी दिया गया तत्व ना, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए इसमें निकालते हैं। तो इसमें दिया गया कितना, 144 ग्राम दिया हुआ है। अब मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का
क्या होता है 12 नंबर में इसका क्या है परमाणु संख्या, और द्रव्यमान संख्या बात करें तो 24 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, कितना निकल गया इसका द्रव्यमान संख्या, जो तत्व दिया गया उसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, तो 24 हो गया। 24 यहां फिट करेंगे, 24 छक 44 से, यानी 6 बार में कट गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। क्या आएगा, ग्राम में है, तो ग्राम इसका राइट आंसर हो, क्योंकि क्वेश्चन में ही ग्राम दिया हुआ था, तो ग्राम होगा, तो 6 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 ग्राम, तो ये ऐसे करके क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भली बात समझ रहे होंगे। ठीक है, अच्छे से देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, यानी ऑक्सीकरण संख्या मतलब ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है आपसे, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, थोड़ा जानिएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 0 देखिएगा। हमें किसी का भी निकालना हो तो इसका कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन हमें जानना पड़ेगा। या आप जैसे याद रखिए, कैल्शियम है तो कैल्शियम का क्या होता है 20 में होता है, तो इसका निकालेंगे अगर हम निकालिए, इसको तोड़ते हैं हम लोग 2 8 8 2 ना, तो बाहर वाला अंदर वाला क्या हो गया कोर इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाला संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसको संयोजकता भी कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन से संयोजकता बनता है। और हाइड्रोजन का एक ही होता है, इसका हाइड्रोजन का एक होता है। ठीक है, तो हमें निकालना किसका, हाइड्रोजन का ही निकालना है। किस में निकालना है, CaH2 में। तो हाइड्रोजन को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को x मान लेते हैं। तो कैल्शियम का कितना है 2 है, तो 2 प्लस जितना है परमाणु उसको अलग अलग कर दीजिएगा, 2 प्लस हाइड्रोजन को x माने हैं, लेकिन कितना हाइड्रोजन है 2 है, तो 2 लिखेंगे इक्वल टू 0। यहां तक समझे, 2 इक्वल टू 0 कर देंगे। आप जैसे करेंगे 2 प्लस में है इधर, उधर जाएगा RHS साइड, तो LHS से RHS साइड जाएगा तो 2x, और ये प्लस में उधर जाएगा तो -2x। ठीक है, -2। अब ये 2 से कट गया तो x इक्वल टू हो गया -1, और ये किसका हो जाएगा आपका आंसर -1। ऑक्सीडेशन नंबर क्या बच जाता है -1। समझ रहे होंगे कैसे निकाला। मैंने क्या किया, पहले आप कैल्शियम या जो भी एलिमेंट दिया हो उसकी आप संयोजकता निकाल लें सबसे पहले, और संयोजकता निकालने के अलग अलग तरीके हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ठीक है, पहले संयोजकता जब निकाल लिए तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पुट करना है, जिसको निकालना है उसको मान लें। तो इसको हमने x मान लिया तो 2x पुट किया, और कैल्शियम का 2 था तो 2 इधर कर दिया, x बराबर निकल गया -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। लार में, तो लार में एक ही पाया जाता है, वो दिख रहा है टाइलिन। ठीक है, कौन सा टाइलिन। और सुक्रोज का निर्माण कहां होता है, प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होता है ना तो सुक्रोज बनता है, प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, उसमें क्या निर्माण होता है सुक्रोज। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। बोला गया निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो हम तो देख रहे हैं जो खट्टा पदार्थ यानी विटामिन सी, तो यहां दिख रहा है टमाटर, अंगूर, नींबू सब में तो पाया जाता है, विटामिन शिमला मिर्च में भी पाया जाता है विटामिन। तो बोला है सबसे अधिक किसमें होता है, तो सबसे अधिक किसमें होगा नींबू में आपका। ठीक है, किसमें हो जाएगा नींबू में, सिट्रिक एसिड। आगे, औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, जो हमारे हेड होते हैं इसका औसतन कितना होता है ये पूछा गया है। तो 1.36 kg पूछा गया, ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, एग्जैक्ट आपको याद रखना होगा। देखिए 1.46 भी दिया है, 64 दिया है, तो आपको समझना पड़ेगा 1.36 किलोग्राम क्या होता है मानव मस्तिष्क का वजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जोड़ पर यूरिक एसिड एकत्र हो जाना क्या कारण है। क्रिस्टल मतलब होता है ठोस बन जाना,
एकत्र मतलब जमा हो जाना, क्रिस्टल मतलब ठोस, ठोस मतलब जम जाना, ठोस टाइप से हो जाना। तो कहाँ पाया जाता है, ठीक है, ठीक है, पैर होता है ये, और जैसे ऐसे बना होता है, तो हमारा जो बीच में होता है जहां जुड़ा रहता है, वहां एक जो लुब्रिकेंट होता है, लिखे लुब्रिकेंट एकदम जो, तो वो क्या हो जाता है, ठोस में बन जाता है। तो ये जब ओल्ड एज होगा ना, ज्यादा एज हो जाने के बाद जैसे उठिएगा बैठिएगा तो जोड़, तो जहां जोड़ होता है, यहां लिखा है ना जोड़, जहां जोड़ होता है वहां क्या हो जाता है, दर्द होता है उठने पे बैठने पे। तो उसी को क्या कहते हैं, कौन सा रोग कहते हैं, गठिया रोग कहते हैं, ठीक है। और ये जो गठिया रोग है, इसको अगर हम उपचार की बात करें कि उपचार कैसे करेंगे, तो पहला तो एक प्रासरव तरंग छोड़ के, प्रासरव तरंग छोड़ के, या तो और घरेलू उपाय, गरम तेल लगाइए उस पर, गरम तेल यूज करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गठिया से राहत मिल सकता है आपको, ठीक है। ये ज्यादा एज में होता है, ओल्ड एज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। तो पेसमेकर किसको कहा जाता है, प्रारंभिक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा SA नोड हो जाएगा। आप जब जाइएगा अंदर, इंटरनल का क्वेश्चन है, तो वहां पेसमेकर में जो यूज होता है SA नोड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। अमाशय ग्रंथियां जो हैं वो पेप्सिन स्रावन करता है किस कोशिकाएं से, तो इसका हो जाएगा मुख्य कोशिकाएं, आंसर, ठीक है। और भित्ति कोशिकाएं क्या करता है, द्रव का स्रवण करता है, द्रव का स्रवण, ठीक है। द्रव का स्रवण कहां से होता है, तो ये आपका हो जाता है भित्ति कोशिकाएं, और बोलेगा पेप्सिन तो आपका हो जाएगा मुख्य कोशिकाएं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है, एक ही होता है। जैसे आंख भी दो होता है ना, गुर्दा भी दो होता है, फेफड़ा भी दो होता है, लेफ्ट राइट, और पैर भी दो होता है, उसका विर्सन एक ही होता है, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर पे क्या होता है, सबसे खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर पे तो उत्पादक, ठीक है, वनस्पतियां ना, तो उत्पादक जो होता है वो क्या हो जाता है, सबसे निचला स्तर पे। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किन में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म होता है। देखिए पूर्ण युग्म बोला गया है, तो पूर्ण युग्म केवल पुरुष में, केवल स्त्री में, पुरुष स्त्री दोनों में, या ना ही पुरुष तथा ना ही स्त्री में। तो हम देखा जाए तो इसको कैसे बनाएंगे, पुरुष में जो होता है, पुरुष में और स्त्री, तो पुरुष में XY पाया जाता है ना, और इसमें XX पाया जाता है। तो किसमें एक पूर्ण युग्म, मतलब एक ही जैसा ना, एक युग्म मतलब जोड़ा बनाया तो जोड़ा तो एक ही जैसा होगा, तो केवल स्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पुरुष में डिफरेंट देखा है कि रहता ही XY। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पूर्ण युग्म, केवल स्त्री इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था, और मैंने जितना भी क्वेश्चंस बताया सारे प्रीवियस ईयर है, झारखंड CGL, ठीक है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण ग्रुप D NTPC सीधा क्वेश्चन छपेंगे यहां से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सारे क्वेश्चंस को समझे होंगे, और पूरा वीडियो देखिए, ताकि स्किप करिएगा तो हो सकता है कंसेप्ट अच्छा से क्लियर ना हो, इसलिए पूरा देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए, खुद भी एफर्ट डालिए, है ना। चलिए अपने यारों दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।